मुझे फटाफट से एक बार रिवाइज करना है हमने कि हमारा इंड एस 1 की समरी क्या निकल कर आई। इंड एस 1 की समरी, शशि रिकॉर्ड करना है, करें शुरू अभी? हाँ ठीक है। तो इंड एस 1 में जो हमने चीजें पढ़ी वो क्या पढ़ी? सबसे पहले तो हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर हमने आपसे कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन, ये सब लिखा हुआ है, ऑफ किस चीज की? फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स, डिस्क्लोजर्स। इसका मतलब ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, जिनको हम अगर कोई डिफाइन करने को पूछे तो ये उसकी डेफिनेशन है, स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स एंड डिस्क्लोजर्स। ठीक है ना। फिर हमने कहा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इंड एस 1 जो अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है ऑन जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो लोग नहीं ले सकते कंपनी से कस्टमाइज्ड रिपोर्ट्स, उन पर हम अपने पास इंड एस 1 को अप्लाई किया करते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने कुछ कंपोनेंट्स भी बताए थे। कौन कौन से कंपोनेंट्स थे? 5 कंपोनेंट्स बताए थे। एक थी बैलेंस शीट, दूसरा था प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा था हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर था एसओसीई और फिर लास्ट में थे नोट्स। पी&एल था विद ओसीआई। इसका मतलब हम ये 5 प्रकार से अपने पास 5 कंपोनेंट्स बनाया करते हैं। मैंने आपको एक तो ये बात बताई थी। मजे की बात है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। इसका मतलब ये कोई भी क्वेश्चन इधर से एग्जाम में नहीं आता, बट ठीक है, पता होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताई थी ओवरऑल कंसिडरेशंस इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मुझे भी याद से बताइए कि आपके पास ओवरऑल कंसिडरेशंस में सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट वो थी ट्रू एंड फेयर व्यू। तो जब हमने ट्रू एंड फेयर व्यू की बात करी, तो ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे आ सकता है? ट्रू एंड फेयर व्यू का पहले तो मतलब जानते हैं क्या होता है। इसका मतलब होता है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस। जब हम उनकी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये फेथफुल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है, कैसे बन सकता है? बाय फॉलोइंग ऑल इंड एस एप्लीकेबल, जो भी इंड एस हम पर एप्लीकेबल हैं, अगर मैं उनको ऑल को फॉलो करूं विद ऑल डिस्क्लोजर्स, तो मैं क्या बोलता हूं कि वो ट्रू एंड फेयर हो जाता है। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर मान लीजिए आप ट्रू एंड फेयर बना रहे हैं, तो आपको अपने पास इसकी एक कंप्लायंस स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी। एक कंप्लायंस स्टेटमेंट देनी पड़ेगी जो कि एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड होगी कि आपने सारे के सारे इंड एस फॉलो कर रखे हैं। फिर इसके अलावा क्या इसके अंदर आपके पास डिपार्चर भी हो सकता है? डिपार्चर का मतलब है उससे अलग भी हो सकता है। द आंसर इज यस, ये उससे अलग भी हो सकता है। तो डिपार्चर कब होता है? रेयर केस में होता है। और ये बेसिकली डिपार्चर क्या इंडिकेट करता है? जब हमको लगता है कि ट्रू एंड फेयर नॉट विद इंड एस, अगर इंड एस के साथ ट्रू एंड फेयर नहीं है, देन हम लोग क्या कर सकते हैं? डेविएट कर सकते हैं, हम उससे अलग हो सकते हैं। ऐसे में हम क्या डिस्क्लोजर भी देते हैं? हाँ, हम डिस्क्लोजर भी देते हैं कि भाई क्या व्हाट हैज बीन डेविएटेड, उसके रीजंस क्या हैं, उसका इफेक्ट क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमें यह भी अपने पास डिस्क्लोज करना पड़ता है। मुझे आगे बताइए, दूसरी बात हमने इंपॉर्टेंट क्या बताई थी? वो बताई थी गोइंग कंसर्न, कि हमारी ओवरऑल कंसिडरेशन में गोइंग कंसर्न है, जो जिसकी असेसमेंट कौन करेगी? मैनेजमेंट इसकी असेसमेंट करेगी। फिर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जब मैनेजमेंट असेस करती है तो वो क्या करती है? एटलीस्ट कितने महीने के लिए? एटलीस्ट 12 मंथ्स, बट नॉट लिमिटेड टू 12 मंथ। भाई 12 महीने कोई फिक्स नहीं है,
और इसमें हम क्या चेक करते हैं, इसके अंदर हम चेक करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। अगर प्रॉफिटेबिलिटी है तो कोई दिक्कत नहीं, बल्ले बल्ले, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर मान लो वो नहीं है तो हम क्या चीज चेक करते हैं, हम चेक करते हैं लिक्विडिटी कहां से आएगी। अगर लिक्विडिटी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर लिक्विडिटी भी नहीं है तो क्या चेक करते हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। भाई ना तो प्रॉफिट है ना लिक्विडिटी है, तो पैसा कहां से आएगा। यदि आपको लगता है कि हाँ ये हमारे पास चीजें पॉसिबल हैं तो हम बोल देते हैं गोइंग कंसर्न है। कई बार मैनेजमेंट की इंटेंशन होती है लिक्विडेट करने की, तो ऐसे में हम कुछ चेक नहीं करते, फिर तो मैनेजमेंट की इंटेंशन देखेंगे कि अगर वो अपने पास अपने ऑपरेशंस को सीज करना चाहती है या लिक्विडेट करना चाहती है तो हम उस प्रकार से उसको चेक करेंगे, और इसका भी हम डिस्क्लोजर देते हैं। गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर हम कहां देते हैं, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर देते हैं कि हमने अपने पास इसको ऐसे ऐसे किया। तो हमने कहा हमारे पास ये दूसरी चीज थी। तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, एटलीस्ट 12 मंथ्स होनी चाहिए। इसके बाद हमने कहा कि कंपैरेटिव्स क्या होने चाहिए। तो मुझे फटाफट से बताओ कि हम कंपैरेटिव्स कौन कौन से देंगे। तो देखो कंपैरेटिव में हम हमेशा करंट ईयर के 5 कंपोनेंट्स तो देंगे ही देंगे, और साथ में क्या देंगे, प्रीवियस ईयर के भी 5 कंपोनेंट्स देंगे। इसका मतलब हम प्रीवियस ईयर के भी 5 कंपोनेंट्स देंगे और करंट ईयर के भी 5 कंपोनेंट देंगे। क्या ये दोनों एज पर इंड एस होंगे? द आंसर इज यस, ये एज पर इंड एस होंगे। दूसरा हमने कहा कि आप ऑप्शनल है कि आप कुछ और भी दे सकते हैं। ऑप्शनल एनी कंपोनेंट और पार्ट ऑफ कंपोनेंट। आप अपने पास कोई और चीज भी चाहें या उसका अगर पार्ट भी चाहें तो वो दे सकते हैं। कंडीशन क्या है कि ये क्या होनी चाहिए, ये एज पर इंड एस होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी एज पर इंड एस होनी चाहिए। फिर हमने कहा कि हमें कभी कभी अपने पास एडिशनल बैलेंस शीट भी देनी पड़ती है। तो जो एडिशनल बैलेंस शीट है वो कब कब देते हैं, एडिशनल बैलेंस शीट जब आप फर्स्ट टाइम इंड एस लगाते हैं तो आप इंड एस 101 की वजह से अपने पास एडिशनल बैलेंस शीट देते हैं। ये बैलेंस शीट कौन सी डेट को होगी, ये फर्स्ट डे ऑफ करंट ईयर या प्रीवियस ईयर, ये फर्स्ट डे ऑफ करंट ईयर या प्रीवियस ईयर होगी। इसके अलावा 4 और भी कारण हैं जो हमारा इंड एस 1 बोलता है जहां पर आपको एडिशनल बैलेंस शीट देनी पड़ेगी। वो 4 कौन कौन सी चीजें हैं जहां जहां पर देनी पड़ेगी आपको। अगर आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, या अगर कोई एरर्स हैं जिनको आप पीपीआई बोलते हैं, जिनको आप ठीक करते हैं करंट ईयर के अंदर आकर के, या जहां पर मटेरियल रीस्टेटमेंट है या जहां पर मटेरियल रीक्लासिफिकेशन है, इन चारों में एक बात और देखनी पड़ती है कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट का इफेक्ट होना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस शीट गेट्स अफेक्टेड। अगर वो ओपनिंग बैलेंस शीट अफेक्ट नहीं हो रही इन चीजों से, भाई उसमें एरर का इफेक्ट नहीं आ रहा, तो फिर क्या देनी पड़ेगी, द आंसर इज नो, फिर आपको उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होने चाहिए वो आपके एक्रूअल बेस्ड होने चाहिए। मतलब ये कि आप उसके अंदर मैचिंग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से खर्चों को और इनकम को मैच करा करके आप चलेंगे। इसके अलावा हमने आपसे कहा कि इसमें और भी चीजें क्या क्या हैं कि हमारे पास यहाँ कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। और कंसिस्टेंसी किन चीजों में होनी चाहिए, पॉलिसीज में होनी चाहिए तथा प्रेजेंटेशन में होनी चाहिए। इसका मतलब हम उनको पॉलिसीज से और प्रेजेंटेशन में कंसिस्टेंट रखेंगे। मजे की बात है, इस पर भी कोई ज्यादा आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हम ऑफसेटिंग भी कर सकते हैं। अगर वो हमारे पास एसेट्स हैं तो हम इसके अंदर लॉस अलाउंस को क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। एसेट्स में लॉस अलाउंस को, अदर चीजों में, बाकी आइटम्स के अंदर अगर वो सेम सब्सटेंस की ट्रांजैक्शन है, अगर सेम सब्सटेंस की ट्रांजैक्शन है तो हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। हमको अपने पास ऑफसेटिंग के लिए चेक करना चाहिए कि हमको इंड एस जो एप्लीकेबल इंड एस है वो अलाउ करता है कि नहीं करता है। अगर एप्लीकेबल इंड एस अलाउ ही नहीं करता है तो फिर बात ही खत्म हो गई। फिर आ गई मटीरियलिटी। तो मटीरियलिटी का मतलब है कि जो भी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर यूजर्स। जो यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है आप उसको मटेरियल मानेंगे और उसका डिस्क्लोजर करेंगे। और फिर हमने कहा आप उसको किसी और के साथ डू नॉट एग्रीगेट।
आप किसी और के साथ उसे एग्रीगेट नहीं करेंगे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है और आठों के आठों हो चुके हैं, तो इसका मतलब इसका डंडा बाकी का फालतू है। फिर हमने आपको एक तीसरी बात बताई, हमने कहा स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, तो मुझे फटाफट से स्ट्रक्चर एंड कंटेंट पर बताओ कि हमने क्या क्या बातें डिस्कस की थी। एक तो हमने बात की थी जनरल, दूसरी बातें हमने की थी कंपोनेंट्स से संबंधित। तो मुझे फटाफट से ये बताओ, जनरल में हमने जब कहा था तो हमने कहा आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना चाहिए अपना कंपोनेंट, बताना चाहिए कि ये बैलेंस शीट है कि ये P&L है या सूकी है, हमें अपने पास ये कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना चाहिए। फिर हमको उसका टाइप भी आइडेंटिफाई करना चाहिए, व्हाट इज टाइप, कि ये कंसोलिडेटेड है या ये स्टैंड अलोन है। स्टैंड अलोन का दूसरा नाम क्या होता है, स्टैंड अलोन का नाम होता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मर्जी बोलो। फिर क्या राउंड ऑफ करना जरूरी है, द आंसर इज यस, वो हमने शेड्यूल 3 में आपको बता दी थी, उसकी लिमिट्स क्या थी, ये भी मैंडेटरी आपको अपने पास। क्या आपको अपनी करेंसी को भी मेंशन करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको अपनी करेंसी को भी साथ में मेंशन करना पड़ेगा। क्या आपको अपना डेट और पीरियड भी मेंशन करना पड़ेगा कि बैलेंस शीट किस डेट की है या P&L किस पीरियड का है, हमको ये भी बताना पड़ेगा। इसको नीचे कर दें। इसके अलावा हमने आपके साथ कंपोनेंट्स की भी बात करी थी। तो जब हमने कंपोनेंट की बात करी थी तो बात करी थी हमारे पास बैलेंस शीट की, प्रॉफिट एंड लॉस की, सोकी की और कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो हमने जब आपको कहा कि हमारे पास एक नोट्स की भी है, नोट्स की बाद में बना देंगे, ये हमने कहा ये एज पर इंड AS 7 है, यानी कि हमको इसके बारे में कुछ दिमाग नहीं दौड़ाना। सोकी एक रिको शीट है, एक रिकंसिलेशन शीट है, जिसके अंदर हम अपने पास सभी तरह के जो हमारे रिजर्व एंड सरप्लस हैं, जो OCI हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी है, शेयर वारंट है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके बारे में हम कुछ चीजें डिस्क्लोज करते हैं। क्या हम इनका ओपनिंग बैलेंस बताते हैं, PPI बताते हैं, रीस्टेटेड ओपनिंग बैलेंस बताते हैं, इसके अलावा TCI बताते हैं, डिविडेंड बताते हैं, ट्रांसफर बताते हैं, कोई अदर चेंजेस हैं तो वो बताते हैं, और फिर उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस बताते हैं। मजे की बात है, ये ऑलरेडी हम शेड्यूल 3 में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में हमने आपसे कहा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को जब बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एज पर शेड्यूल 3 होगा, जिसके अंदर हम अपने पास 2 पार्ट रखेंगे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा हमारा होगा OCI। तो OCI की आइटम कौन कौन सी हैं, ये भी हमने शेड्यूल 3 में डिस्कस कर दी थी, उसकी कोई लॉजिक नहीं है डिस्कस करने का। और प्रॉफिट एंड लॉस का एक फॉर्मेट है, हमने वो फॉर्मेट आपको बता रखा है, और अगेन इंड AS 1 हमको फॉर्मेट बताता है, लेकिन हम शेड्यूल 3 में ऑलरेडी कर चुके हैं। बैलेंस शीट में हम जब आए थे तो बैलेंस शीट में हमने आपसे कहा था कि बैलेंस शीट के अंदर आपको अपने पास या तो वर्किंग कैपिटल का बेसिस फॉलो करना चाहिए या लिक्विडिटी का बेसिस फॉलो करना चाहिए। रियल में हम अपने पास जब ऑफिस में काम करेंगे, बैंकों की बात नहीं कर रहा मैं, या अपने CA फाइनल की बात करेंगे, तो आपको कौन सा बेसिस चालू करना है, आपको अपने पास वर्किंग कैपिटल बेसिस को फॉलो करना है। वर्किंग कैपिटल बेसिस का मतलब होता है जिसमें आप करंट एसेट, करंट लायबिलिटी की क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी करंट एसेट्स क्या है, नॉन करंट एसेट क्या है, और करंट लायबिलिटी क्या है और नॉन करंट लायबिलिटी क्या है। यदि आप लिक्विडिटी का ऑर्डर फॉलो करना चाहें तो आप उसको नोट्स टू अकाउंट्स में फॉलो करेंगे, इसका मतलब नोट्स में अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। अब बारी आती है कि इसके अंदर करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज की क्लासिफिकेशन कैसी होती है। ऐसे एक 5वां कंपोनेंट होता है नोट, जो कि हम ऑलरेडी शेड्यूल 3 में पढ़ चुके हैं, तो मैं उसको भी यहीं पे कहीं फंसा दूं क्या, उसको भी एक होता है नोट्स, जिसको हमने कहा कि वो शेड्यूल 3 में ऑलरेडी कवर्ड हैं, कौन कौन से नोट्स हमको डिस्क्लोज करने चाहिए। तो अब बारी आती है करंट एसेट, नॉन करंट एसेट क्या होते हैं, और करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है। इसके अंदर ही मैंने आपको जो बातें बताई वो आपको शीट में डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपको रफ आइडिया लग जाएगा। इसको घुमा ही देते हैं एक बार, और ये भी रहेगा फिर वो भी रहेगा। तो वर्किंग कैपिटल के लिए हमने कहा कि हमें क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी करंट और नॉन करंट की। तो मैंने इसमें आपको जो बातें बताई वो बताओ कौन कौन सी थी। एक मैंने आपको बताए थे करंट एसेट्स का मीनिंग, एक मैंने बताया था करंट लायबिलिटीज का मीनिंग, एक मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग साइकिल का मीनिंग,
और एक हमने आपके साथ लोन के संबंध में बातें की थी, जिस पर हमने कुछ सवाल भी लास्ट क्लास में किए थे। तो पहले मुझे बताओ कि करंट एसेट्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, व्हाट कैन बी दी करंट एसेट्स। तो मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए कोई आपके पास नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में आप उन्हें कंज्यूम करने वाले हैं, या आप उन्हें सेल करने वाले हैं, या आप उन्हें रियलाइज करने वाले हैं। तो ये हमारे पास कौन सी आइटम्स होती हैं? कंज्यूम किसे करते हैं? रॉ मटेरियल को। सेल किसे करते हैं? फिनिश्ड गुड्स को और स्टॉक इन ट्रेड को। और रियलाइज किसे करते हैं? डेटर को, ट्रेड रिसीवेबल को। तो इसका मतलब ये हमेशा आपके पास क्या होंगे? दीज आर ऑलवेज। तो ये हमारे पास हमेशा करंट एसेट होंगे, ये बात मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने आपसे कहा कि जो हमारे पास हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, और ये हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था, जिसके अंदर कौन सा था? दैट वाज डेरिवेटिव या इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, जो आपने ट्रेड करने के लिए रखी हुई हैं। इसके अलावा हमने आपसे कहा था जो हमारे पास ड्यू है फॉर रियलाइजेशन, जो हमारे पास रियलाइजेशन हो जाएगी विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट। ये रिपोर्टिंग डेट का पिछली बार आप बड़ा उलझन बता रहे थे। रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग डेट मतलब बैलेंस शीट डेट। जिस डेट की बैलेंस शीट है उसे रिपोर्टिंग डेट भी बोलते हैं, और उसे रिपोर्टिंग पीरियड एंड भी बोलते हैं। रिपोर्टिंग पीरियड एंडेड, ठीक है ना। तो वो दोनों बातें एक ही हैं। फिर हमने आपसे कहा कि हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं, जो हमारे पास इसके अंदर कवर किए जाते हैं। मजे की बात है, इसमें कोई ज्यादा मत्थापच्ची नहीं है। इसका कौन सा पैराग्राफ था? इसका पैराग्राफ था 66। इसके अलावा हमारे पास करंट लायबिलिटीज के अंदर भी 4 बातें थी। तो करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सी हैं? जिन्हें नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में हम एक्सपेक्ट करते हैं टू पे, जिनको हम नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में पे कर देंगे। तो इसमें कौन आएंगे? इसमें आएंगे ट्रेड पेबल्स। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो आइटम्स हैं, ये आइटम ट्रेड पेबल, और ये रॉ मटेरियल या स्टॉक या डेटर तथा एडवांसेस जो हम कस्टमर को, सप्लायर को दे रहे हैं, या एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, तो ये हमारे पास सब क्या होंगे? दीज आर ऑलवेज करंट इन नेचर। इसके अलावा हमने करंट लायबिलिटी में बताया जो लायबिलिटीज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है। तो जो लायबिलिटीज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है उसमें फिर से कौन आ गए? उसमें फिर से आ गए डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा हमने कहा कि इसमें और कौन आएंगे? विच आर ड्यू फॉर सेटलमेंट, जिनको हमको पे करना पड़ेगा विद इन 12 मंथ्स, जिनको 12 महीने में पे कर देना है। तो वो हमारे पास वो भी सारे के सारे यहां पर चले आएंगे। कोई ऐसा लोन है जो आपने पे कर देना है विद इन 12 मंथ, या उसकी कोई मैच्योरिटीज हैं जो आपने पे कर देनी है, वो यहीं पर आ जाएंगी। इसके अलावा हमने आपसे कहा कि अगर मान लीजिए कोई लायबिलिटी है जिस पर हमारे पास कोई भी अनकंडीशनल राइट्स टू डेफर बियॉन्ड 12 मंथ्स फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट। भाई जिस लायबिलिटी को हम डेफर नहीं कर सकते, हमारे पास अनकंडीशनल राइट नहीं है, मतलब हम जिसको अपनी मर्जी से डेफर नहीं कर सकते, वो भी हमारी करंट लायबिलिटीज है। तो यहां मैंने किसका एग्जांपल दिया था? यहां मैंने एग्जांपल दिया था सिक्योरिटी डिपॉजिट का। एक कस्टमर ने हमारे को सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखी है, अगर वो वापस मांगने आएगा तो आपको वापस करनी पड़ जाएगी, क्योंकि आपके पास कोई राइट नहीं है उसे रोकने का कि आप बोले नहीं नहीं मैं पैसा तेरे को बाद में दूंगा। ऑपरेटिंग साइकिल की जब मैंने बात करी तो मैंने कहा ऑपरेटिंग साइकिल हमेशा हमारे पास पहले तो कई मल्टीपल बिजनेसेस हैं। तो क्या मल्टीपल ऑपरेटिंग साइकिल हो सकते हैं हमारे पास? द आंसर इज यस, वी कैन हैव मल्टीपल बिजनेसेस, देयरफॉर एंटिटी एक है, बिजनेसेस मल्टीपल हैं, वी कैन हैव मल्टीपल ऑपरेटिंग साइकिल। हम अपने पास रिस्पेक्टिव एसेट को, जोन सा एसेट आप क्लासिफाई करना चाहते हैं वो किसका है, वो जिस बिजनेस का है, उसके ऑपरेटिंग साइकिल से हम उसको चेक करते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था अगर आप ऑपरेटिंग साइकिल ना ढूंढ पाए तो आपको हमेशा ये क्या एज्यूम कर लेना चाहिए? 12 महीने एज्यूम कर लेना चाहिए अगर आपको पता नहीं चलता है। तीसरा मैंने कहा था ऑपरेटिंग साइकिल का एक्चुअल में पीरियड निकालते कहां से कहां तक है? ये कौन सी डेट से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है एक्विजिशन से।
एक्विजिशन फॉर प्रोसेसिंग, भाई आपने प्रोसेसिंग के लिए जिस डेट को सामान खरीदा वहां से लेकर आप कहां तक देखते हैं, टू द डेट ऑफ एक्चुअल रियलाइजेशन, टू डेट ऑफ एक्चुअल रियलाइजेशन, हम इसको देखते हैं। और मैंने आपसे कहा कि हमारे पास इसमें से क्या क्रेडिटर्स का पीरियड घट रहा है, क्रेडिटर्स का पीरियड नहीं घट रहा है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हमने लोन के बारे में बात करी थी, तो लोन के बारे में आप लोग थोड़ा उलझ रहे थे, अगर आपको याद हो तो लोन के बारे में क्या बात करी थी, मुझे क्विकली याद कराओ। कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं की थी। हमने कहा पहले तो लोन दो तरह के हो गए, एक तो लोन हो गए लोन रीपेबल ऑन डिमांड। फटाफट से बताओ जो लोन रीपेबल ऑन डिमांड है वो क्या है, दीज आर करंट लायबिलिटीज। दिमाग लगाना बंद कर दें, जो भी लोन रीपेबल ऑन डिमांड है, व्हाट इज लोन रीपेबल ऑन डिमांड। भाई मैंने मान लीजिए आपसे उधार पैसा मांग लिया और मैंने आपसे कहा आपको जब लेना हो मेरे पास चले आना, इसका मतलब यू गेव मी द लोन, तो आई हैव द लायबिलिटी, आपकी तो एसेट हो गया ना, मेरी तो लायबिलिटी है। और मैंने आपसे कहा आपको जिस दिन पैसे वापस लेने हो मेरे पास आ जाना, दिस इज कॉल्ड लोन रीपेबल ऑन डिमांड, यानी आई विल हैव टू रीपे व्हेन यू विल डिमांड द मनी फ्रॉम मी। तो दीज आर ऑल करंट लायबिलिटीज। यस शुभम, दीज कांट बी डेफर्ड, अगर ये डेफर हो सकता होता तो ये करंट नहीं बनती। ओके तो ये हमको रीपे करना ऑन डिमांड। दूसरा हमारे पास कौन से हो गए, मैंने कहा जो बाकी के लोन्स हैं, इन लोन को मैंने क्या बोला कि इन्हें आप ट्रीट करें, क्या ट्रीट करें, ट्रीट एज करंट लायबिलिटी इफ पेबल विद इन 12 months फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट। भाई अगर मान लीजिए कोई लोन ऐसा है जो विद इन 12 month आपने पे करना है, ड्यू डेट आ गई है उसकी, आपको पे करना है। इवन क्या वो लोन पूरा होना चाहिए कि पार्ट ऑफ द लोन भी हो सकता है, जिसे आप करंट मैच्योरिटीज बोलते हैं, इट कैन बी पार्ट ऑफ द लोन ऑल्सो। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं कि पूरा लोन का वो हिस्सा जो मुझे विद इन 12 month पे करना वो भी हो सकता है। तो मैंने कहा अगर कोई लोन विद इन 12 month पेबल है तो वो क्या होगा, करंट लायबिलिटी। काश यहीं तक की चर्चा होती तो दिक्कत नहीं था, लेकिन इसके नीचे कुछ मुद्दे हैं। फटाफट से बताओ इसके नीचे हमने कितने मुद्दे लिखे थे, इसके नीचे हमने 4 मुद्दे लिखे थे, हमने इसके नीचे 4 मुद्दे लिखे थे। नंबर 1 हमने कहा कि क्या ये हम रीफाइनेंस या रोल ओवर कर रहे हैं। रीफाइनेंस, तो केस किसका हो गया, रीफाइनेंस या रोल ओवर। व्हाट इज रीफाइनेंस और रोल ओवर। रीफाइनेंस और रोल ओवर का मतलब हो गया जिस लोन को या तो हम उस बैंक से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं इस लोन को एक्सटेंड कर दो, तो ये हमने रोल ओवर कर लिया, या उसके लिए हमने एक लोन ले लिया उसी बैंक से, हमने कहा जी इसको पे कर लो, ठीक है, सेम फैसिलिटी। ओके में बैंक ओडी पे करना है, हमने एक और बैंक ओडी ले लिया, हमने कहा जी उसी बैंक से, हमने कहा इसमें पे कर दो, सेम फैसिलिटी होनी चाहिए। ओनली हाँ बिल्कुल, गार्गी ने कहा क्या केवल करंट मैच्योरिटी वाला पार्टी करंट लायबिलिटी, द आंसर इज यस, द रिमाइंडर पार्ट इज डेफिनेटली नॉट करंट लायबिलिटी। ओके तो मैंने कहा अगर रीफाइनेंस और रोल ओवर है तो मुझे फटाफट से बताइए इसमें आप क्या चेक करते थे, रोल ओवर या रीफाइनेंस है तो आप इसमें क्या चेक करते थे, आप इसमें देखते थे देयर मस्ट बी एग्रीमेंट। ओ माय गॉड, क्या ये जरूरी है कि मैं एग्रीमेंट बोल रहा हूं, हाँ एग्रीमेंट टू रीफाइनेंस रोल ओवर बाय कौन सी डेट तक ये हो जाना चाहिए, फटाफट से बताओ, मैं इसको ब्लैक पेन से लिखूं, बाय बैलेंस शीट डेट। इसमें क्या मैंने अप्रूवल की बात बोली है कि अप्रूवल तक जाएंगे, या मैंने बैलेंस शीट डेट बोली है। मैंने कहा भाई बैलेंस शीट डेट देखनी है आपने, कि बैलेंस शीट डेट तक अगर एग्रीमेंट हो गया है रीफाइनेंस का तो ठीक है, फिर तो हो ही गया, फिर कौन सी प्रॉब्लम है। अच्छा दूसरा, अगर वो रीफाइनेंस ही है या रोल ओवर ही है, एग्रीमेंट तो नहीं हुआ, नो एग्रीमेंट, बट अब बताओ दो चीजें मैंने बोली कि एंटिटी एक्सपेक्ट करती है एंड
एंटिटी के पास एक डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन विद एंटिटी टू डेफर बियॉन्ड 12 मंथ्स। भाई अब ध्यान दें, अब मैंने क्या आपको, अच्छा ये भी कब देखनी है, ये भी बाय बैलेंस शीट देखनी है कि आपके पास ये चॉइस कब होनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन और डिस्क्रिशन कहां होनी चाहिए, बैलेंस शीट डेट। मुझे ये बताओ, या तो एग्रीमेंट हो जाएगा, अगर एग्रीमेंट नहीं है और तुम्हें लगता है कि तुम एक्सटेंड करोगे तथा तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम एक्सटेंड कर सकते हो 12 महीने के बियॉन्ड, बैलेंस शीट डेट को है ये, तो हमारे पास क्या हो गया, ये नॉन करंट हो जाएगा। तो दीज आर द केसेस जहां पर हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन करंट, नॉन करंट। तो मुझे ये बताओ, ये दो बातें में आप पिछली क्लास में भी बार बार कंफ्यूज हो रहे थे, ये दोनों रीफाइनेंस की हैं। सवाल अगर एग्रीमेंट हो चुका है तो इसके बारे में है, अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो आप ये चेक करेंगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है इसके अंदर। फिर मैंने आपको बताया था, अगर मान लीजिए आपका कोई मटेरियल ब्रीच हो जाता है विच मेक्स लोन रीपेबल ऑन डिमांड। भाई मटेरियल ब्रीच हो गया जिससे लोन क्या बन गया, रीपेबल ऑन डिमांड। अब मुझे बताइए इसमें आप क्या देखते थे, नीला पेन, आप इसमें देखते थे अगर लेंडर एग्री कर गया नॉट टू डिमांड, नॉट टू डिमांड, एग्री कर गया नॉट टू डिमांड, अगर वो हमको कहता है हम पैसा नहीं मांगेंगे, बताओ एग्री किस डेट तक, एग्री किस डेट तक, मैंने कहा अप टू अप्रूवल डेट। सिर्फ एक यही अप्रूवल डेट है क्या, और भी मैंने अप्रूवल डेट लिखी है कि सिर्फ यही अप्रूवल डेट लिखी है, सिर्फ यहां लिखी है। और यही जो मैंने अप टू अप्रूवल बोला ना, यही आपका कार्व आउट है, यही आपका कार्व आउट है, इसी को हम कार्व आउट बोलते हैं, कार्व आउट नंबर 1। और इसकी चर्चा आपके पास इंड AS 10 में भी आएगी, तो रहेगा ये 1 नंबर ही, लेकिन इसका अंदर मतलब मैंने बताया कि वहां पर ये एडजस्टिंग इवेंट बोला जाता है, तभी हम इसको यहां एडजस्ट कर रहे हैं। ओके, क्या इसमें भी मैंने अप्रूवल डेट लिखी है, फटाफट से देखें, क्या मैंने एग्रीमेंट में भी अप्रूवल डेट लिखी है, नहीं। क्या मैंने रीफाइनेंस में जहां आपके पास चॉइस है, मैंने कहा चॉइस आ जाए अप्रूवल डेट तक, मैंने लिखी है, द आंसर इज नो। इसका मतलब आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, अपनी मन की बात मत करना, जो लिखा है उसके मुताबिक करेंगे हम लोग। अब मुझे बताओ, इसके अलावा हमने एक और बात भी करी, अगर मटेरियल ब्रीच होता है जिससे लोन क्या बन जाता है, रीपेबल ऑन डिमांड, और मुझे मिल गया ग्रेस पीरियड, अब मुझे मिल गया ग्रेस पीरियड टू रेक्टिफाई, मुझे मिल गया ग्रेस पीरियड टू रेक्टिफाई। तो बताओ ये ग्रेस पीरियड कितना मिलना चाहिए, और ये ग्रेस पीरियड कब तक मिलना चाहिए, ये ग्रेस पीरियड मुझे कब तक मिल जाना चाहिए, बाय बैलेंस शीट डेट। क्या यहां पर अप्रूवल लिखा है मैंने, नहीं, हर जगह बैलेंस शीट डेट है, सिर्फ इधर जहां पर वो हमसे माफ कर रहा है, क्या मैं कह सकता हूं ये माफी का केस है, जहां कहता है छोड़ो रेक्टिफिकेशन, नहीं चाहिए रेक्टिफिकेशन, छोड़ो रेक्टिफिकेशन, जहां वो कह रहा है माफ कर दिया, छोड़ दिया, वहां पर हम अप्रूवल डेट तक जाते हैं, वरना नहीं जाते हैं। और इंटरनेशनली तो वहां भी नहीं जाते हैं, इंटरनेशनली तो बैलेंस शीट डेट तक ही बाकी सब चीज चेक करते हैं। हमने यहां पर कहा भाई साहब ऐसी ब्रीचेस तो होती रहती हैं, अगर लेंडर ही मान गया है और बैलेंस शीट डेट तक के बाद अप्रूवल तक भी मान गया है तो क्या दिक्कत है। हमने इंडिया में इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से कहा कि दिस मे हैपन इन इंडिया रेगुलरली बिकॉज ऑल द एग्रीमेंट्स जो बैंक के साथ होते हैं उन सब में ये कंडीशनें होती हैं कि तुमने अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे को लोन रीपेबल ऑन डिमांड है, तुमने कागज जमा नहीं कराया तो लोन रीपेबल ऑन डिमांड है। लेकिन उन पर डिमांड होता नहीं है, एक्चुअल में वो एग्री कर जाता है, डिमांड करेंगे नहीं, और वो रेक्टिफिकेशन भी नहीं मांग रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, अप्रूवल डेट तक आ जाओ। लेकिन अगर उसने हमको रेक्टिफिकेशन करने का समय दिया है, कहता है ठीक कर लीजिए अपने आप को, तो बाय बैलेंस शीट डेट तक अगर मान लीजिए आपको ग्रेस पीरियड मिल जाए, पीरियड कितना मिलना चाहिए ग्रेस का,
12 मंथ्स, हमारे पास 12 महीने या उससे अधिक का ग्रेस पीरियड मिलना चाहिए ताकि लायबिलिटी कहां चली जाए, बियॉन्ड 12 मंथ। अब बात समझ रहे हैं? यहां पर अब पिछले क्लास में जो नोट्स लिखे थे ना, उसमें कुछ बच्चे बता रहे थे कि उसके अंदर अर्थार्थ अलग निकल रहा है, तो फिर से सुनिए, मैं ये बोल रहा हूं कि हमको उतना ग्रेस पीरियड मिलना चाहिए रिपोर्टिंग डेट के बाद कि मेरी लायबिलिटी 12 महीने के दायरे से बाहर चली जाए, बात खत्म। तो इसके अंदर ग्रेस पीरियड कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 12 मंथ्स का होना चाहिए ताकि मैं उससे बाहर निकल सकूं। ये हमारे पास 4 सिचुएशंस हैं। बस यही हमारे एनडीएस की एक समरी थी और मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब मुझे बताइए, मैं अपना पहले तो समरी बंद कर दूं, तो जब भी आपको एनडीएस 1 को रिवाइज करना है ना,